नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता वेलोपैथी हेल्थ प्रोटेक्शन फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वेलोपैथी की एक ऑनलाइन क्लास है जिसके अंदर हम वेलोपैथी माइंड डायमेंशन को पढ़ने वाले हैं। माइंड डायमेंशन, फूड डायमेंशन और पोस्चर डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वेलोपैथी ट्राइपेन बैलेंस आधारित एक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली है जिसके अंदर फूड डायमेंशन है, पोस्चर डायमेंशन है और माइंड डायमेंशन है। फूड डायमेंशन के अपने नियम सिद्धांत हैं और पोस्चर डायमेंशन के अपने नियम सिद्धांत हैं। ऐसे ही माइंड डायमेंशन के भी अपने नियम सिद्धांत हैं। आज हम माइंड डायमेंशन को समझने जा रहे हैं। जिन लोगों ने पुरानी 2 क्लासेस नहीं देखी हैं वो पहले इन 2 क्लासेस को अच्छे से देखें, क्योंकि जब तक तीनों की कनेक्टिविटी नहीं बनेगी आप लोग स्वास्थ्य सुरक्षा हासिल नहीं कर पाएंगे, अपनी बीमारियों को जड़ से समाप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बीमारियों को जड़ से समाप्त करना है तो आपको तीनों डायमेंशन में महारत हासिल करना पड़ेगी। आज हम बेसिक समझने वाले हैं माइंड डायमेंशन को। चलिए शुरुआत करते हैं माइंड डायमेंशन की। मन का नियम। मन का नियम क्या कहता है? मन में कभी ना खत्म होने वाली शक्तियां हैं, इन्हें रोका नहीं जा सकता, इन्हें तो केवल दिशा निर्देश दिया जा सकता है। मन में बहुत सारी शक्तियां मौजूद हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। उन्हें प्रॉपर एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और वो डायरेक्शन आप दे सकते हैं और वो डायरेक्शन मिलता है आपको अपने बिलीफ सिस्टम से। जो बिलीफ सिस्टम हम आगे बनाना सीखेंगे, लेकिन हमें ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जो हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं इनको डायरेक्शन कैसे देना है वो हमें सीखना पड़ेगा और वो पूरा नियम और सिद्धांत आज हम इस माइंड डायमेंशन में सीखने वाले हैं। ब्रेन वर्सेस माइंड। हमें सबसे पहले देखना है कि ब्रेन और माइंड होता क्या है, दिमाग और मन में क्या डिफरेंस है। इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना है। इनको समझने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लिया जाएगा जिससे आपको इजी वे में ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी इसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ही समझेंगे। जैसे हार्डवेयर का क्या मीनिंग होता है? जिसको हम टच कर सकें उसे कहा जाता है हार्डवेयर, और जिसे हम टच ना कर सकें उसे क्या कहा जाएगा? सॉफ्टवेयर। जैसे एक कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन को टच किया जा सकता है तो वो उसका हार्डवेयर है। सीपीयू को टच किया जा सकता है, हार्डवेयर है। कीबोर्ड, माउस को टच किया जा सकता है, वो उसका हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर प्रोग्राम्स डले हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे उसके सॉफ्टवेयर। ये दोनों ही ज़रूरी होते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी हमारा हार्डवेयर भी है और हमारा सॉफ्टवेयर भी है। हार्डवेयर किसे कहेंगे? जिन ऑर्गन्स को हम टच कर सकते हैं वो हमारे हार्डवेयर कहलाएंगे। जैसे हम ब्रेन को टच कर सकते हैं, उसे ऑपरेट करके बाहर निकाला जा सकता है, फिजिकली उसको टच किया जा सकता है, उसका ऑपरेशन तक किया जा सकता है। क्या हम मन को टच कर सकते हैं? जी नहीं, हम मन को टच नहीं कर सकते, ना ही मन का कोई ऑपरेशन हो सकता है। तो मन हमारा सॉफ्टवेयर है। ये चीज़ आपको समझ में आई? क्योंकि इसको सिंपल लैंग्वेज में ही समझना है और ऐसी बेसिक टेक्नोलॉजी से समझना है जिसकी वजह से ये ईजी हो जाए। तो जो हार्डवेयर होंगे वो हमारे ऑर्गन होंगे और जो मन होगा वो हमारा सॉफ्टवेयर होगा। मन 100% जो मन होता है वो 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है आपका चेतन मन जो कि 10% होता है, जिसको थॉट एनालाइजर भी कहा जाता है, ये बॉडी का कंट्रोलर भी हो सकता है। और अवचेतन मन 90% होता है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम होता है इसके अंदर और ये हमारे खुद के डायरेक्शन पे चलता है। हमने जो बिलीफ सिस्टम यहाँ बना लिया वही बिलीफ सिस्टम हम फॉलो करेंगे। हमारे बिलीफ सिस्टम को कोई भी व्यक्ति नहीं बदल सकता जब तक कि हम खुद परमिशन ना दें उसको बदलने की। अगर आपने परमिशन नहीं दी है तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपके बिलीफ सिस्टम में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने के लिए एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझेंगे, हमें चीज़ें इजी क्लियर होंगी। जैसे एक आइसबर्ग होता है, आइसबर्ग में जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जो दिखता है वो केवल 10% होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नीचे उसका पूरा वाला पार्ट होता है 90%। तो जो दिखता है हमने उसको कॉन्शियस माइंड माना, जो नहीं दिखता है उसको हमने सबकॉन्शियस माइंड माना। और सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हम जो भी चीज़ें सीखते हैं वो कॉन्शियस माइंड से सीखते हैं।
और जब हम उस पर प्रैक्टिस करते जाते हैं, बार बार उन चीज़ों को दोहराते हैं, तो वो धीमे 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने पहली बार बाइक चलाना सीखी तो सबसे पहले आपने एक्सीलेटर को देखा, एक्सीलेटर क्या है उसे समझा, आपने क्लच को समझा, ब्रेक को समझा, इनके नियम और सिद्धांत समझे, और फिर आपने उस पर प्रैक्टिस करना चालू करी, आपने बाइक को चलाया और धीमे धीमे प्रैक्टिस करते गए, डे बाय डे आप उसमें परिपक्व होते चले गए, और धीमे धीमे आपकी प्रैक्टिस जब बढ़ गई तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, और आज क्या होता है, आप बिना सोचे समझे आप गाड़ी को आराम से चलाते हो। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कब क्लच दबाना है और कब ब्रेक। ठीक उसी प्रकार जब हम कोई भी नई बात को सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसे कॉन्शियस माइंड से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप वेलोपैथी को जो सीख रहे हो ये कॉन्शियस माइंड से सीख रहे हो, लेकिन जब आप वेलोपैथी की बहुत सारी प्रैक्टिस करने लग जाओगे, लोगों को पढ़ाने लग जाओगे, सिखाने लग जाओगे, और आपका डे बाय डे इसमें बहुत मजबूती आ जाएगी, सारे नियम सिद्धांत आपको रट जाएंगे, तब क्या होगा, ये सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड में जाने की वजह से आपके पास कभी कोई बीमारी भटकेगी ही नहीं। आपका माइंड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये चीज़ खाने लायक है, ये चीज़ खाने लायक नहीं है, कैसे खड़े होना है, कैसे सोना है, कैसे माइंड के नियमों को कैसे हमें यूज़ करना है, हम सब कुछ बेहतर सीख जाएंगे। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और सबकॉन्शियस माइंड बनता है आपके रिवीजन से, ज़्यादा बार प्रैक्टिस करने से, और सही बिलीफ सिस्टम बनाने से जो नियम सिद्धांतों में बंधा हुआ हो। अगर हम नियम सिद्धांत बनाते हैं और उनको फॉलो करते हैं तो हमारा ब्रेन वो नियम सिद्धांत सीख जाता है और आपके बिना बताए भी फॉलो करने लगता है। हमारे जो मन है उसमें चेतन मन जो है वो केवल 10% हिस्सा होता है, और चेतन मन में क्या क्या होता है, इच्छा शक्ति, विल पावर हमारी चेतन मन के अंदर होती है, याददाश्त, मेमोरी ये हमारे चेतन मन में है, तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर चेतन मन की एक शक्ति है, गंभीर सोच, क्रिटिकल थिंकिंग ये भी हमारे एक चेतन मन की शक्तियां हैं। और चेतन मन की शक्तियां कौन कौन सी होंगी, आदतें, हैबिट्स, जो चीज़ आप बार बार करोगे वो आपकी हैबिट बन जाएगी, वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है, वो ऑटोमेटिक होती है। जैसे एग्जांपल, कुछ लोग होते हैं जिन्हें बेड टी पीने की आदत है, वो सुबह सुबह बिना चाय के उठ ही नहीं सकते, उनको बिस्तर पे ही चाय चाहिए। क्यों? उनकी बचपन से वो आदत बन गई। तो हैबिट अच्छी भी होती है और हैबिट बुरी भी होती है। इन हैबिट को बदला भी जा सकता है, पर कब बदलोगे, जब आपको पता चल जाए कि ये हैबिट मेरी बुरी हैबिट है। हम हर एक हैबिट को बदल सकते हैं। उस चाय को ग्रीन टी और ब्लैक टी से भी कन्वर्ट किया जा सकता है। हैबिट है हमारी, हैबिट को बदलना है तो 21 दिन का एक प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, आपकी कोई भी नई हैबिट बन जाएगी। 21 दिन तक लगातार आपको उसको फॉलो करना होता है हैबिट बनाने के लिए। और क्या होता है, मान्यताएं, बिलीव्स, ये सारे आपके अवचेतन मन में होते हैं। आप जैसा बिलीफ सिस्टम बनाओगे उसी प्रकार से आपकी ज़िंदगी चलेगी। पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम बनाओगे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी रहेगी। अगर आप नेगेटिव आपका बिलीफ सिस्टम बनाओगे पूरी ज़िंदगी में नेगेटिविटी बनी रहेगी। भावनाएं, इमोशंस, प्रतिक्रियाएं, रिएक्शन, मजबूत मेमोरी, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशंस, ये सारी आपकी अवचेतन मन की शक्तियां हैं। इनके बारे में डिटेल में आपको किताब में मिल जाएगा, आप वहाँ और अच्छे से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। हमें तो ये समझना है कि अवचेतन मन और चेतन मन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। इसमें बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं कि हम जो भी चीज़ कॉन्शियस माइंड से करते हैं वो हमारा चेतन मन में होता है, और जो चीज़ हम हैबिट बना लेते हैं वो हमारी अवचेतन मन में चली जाती हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग किसी चीज़ का बार बार प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गाली, कुछ लोग हैं जो बार बार गाली बकते रहते हैं, वो उनका तकिया कलाम बन जाता है और उनको पता भी नहीं होता कि वह हर छोटी मोटी वाक्यांश के बीच में कुछ गालियों का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों के कुछ नए तकिया कलाम बन जाते हैं। तो हम इन तकिया कलाम को बदल सकते हैं, और वो कैसे बदलेंगे, हमें सबसे पहले कॉन्शियसली अपने आप को सोच के ये बताना होगा कि ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना है। इसी तरीके से हम अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं। जब हमें सही और गलत का ध्यान हो जाता है तो हम अपनी हैबिट को बदल सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्शियस रह के उस पर काम करना पड़ेगा कि अगर आपको बार बार गाली अगर मुंह से निकल रही है तो अपने आप को डांटना पड़ेगा कि नहीं, अब मैं ये गाली नहीं बकूंगा। क्या होगा, धीमे धीमे आपकी वो हैबिट बदल जाएगी।
अवचेतन मन आपके शरीर का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें जैसी कोडिंग होगी वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इसके अंदर आप जैसा अपना बिलीव सिस्टम बना लोगे, जैसे इसमें कोडिंग कर लोगे, वैसा ही आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। अगर आपको आपका व्यक्तित्व अच्छा बनाना है तो आपके जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है अवचेतन मन, उसके अंदर सही कोडिंग कर लीजिए। आपका अवचेतन मन अगर सही हो गया तो आपका व्यक्तित्व भी बहुत निखर के बाहर आएगा। बिलीव सिस्टम खुद के द्वारा मन के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर, यह हमारा बिलीव सिस्टम होता है। दो प्रकार से बन सकता है। विश्वास प्रणाली भावनात्मक घटकों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। इसके दो पहलू होते हैं। पहला है संज्ञानात्मक, एनालाइज्ड या जांचा परखा, और दूसरा है प्रेरक, इन्फ्लुएंस्ड या किसी और के इन्फ्लुएंस में बना हुआ। जो पहला है संज्ञानात्मक, जांचा परखा, यह आपके परिवार द्वारा बनाया जाता है, आपके गुरु और शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है। इसमें नियम और सिद्धांत होते हैं जिसमें हमारे परिवार वाले हमें अपनी संस्कृति को हमारे अंदर ट्रांसफर करते हैं और हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखते हैं। ये जांचा परखा सिस्टम होता है। और एक होता है इन्फ्लुएंस में आके बना हुआ, जहाँ पे हमें कोई संस्कार नहीं मिले, हमने वो संस्कार अपने दोस्तों से सीख लिए, किसी और ने सिखा दिया तो उससे सीख लिए, कहीं से इन्फ्लुएंस हो गए, टीवी विज्ञापन में कुछ देखा उससे इन्फ्लुएंस होकर सीख लिए, कोई हीरो हीरोइन कुछ कर रहा है उसको देखकर हमने अपने संस्कार बना लिए। तो ये आपका जो होगा ये इन्फ्लुएंस्ड माइंड होगा। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें अपने संस्कार अच्छे रखना है, हमें अपने बच्चों को समय देना है, उन्हें जब वो छोटे होते हैं उन्हें सारी चीज़ें संस्कार के साथ सिखानी है। जांचा परखा सिस्टम बनाना है, उसका बिलीव सिस्टम सही होना चाहिए। अगर उसका बिलीव सिस्टम सही नहीं है तो उसको भविष्य में बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिलीव सिस्टम बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन सही तरीके से बनाना बहुत मुश्किल का खेल बन जाता है। वो कब? जब आपका खुद का बिलीव सिस्टम अगर गलत होगा तो आप भी दूसरों को सही बिलीव सिस्टम नहीं दे पाएंगे। बिलीव सिस्टम नियम सिद्धांतों से बना हुआ होता है। अगर आपके खुद के नियम सिद्धांत नहीं होंगे तो आप अपने बच्चों में भी नियम सिद्धांत नहीं डाल पाएंगे। हम सबसे पहले हाथी की बिलीव सिस्टम की एक कहानी देखते हैं। इस कहानी से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि जब बिलीव सिस्टम सही बना हो तो क्या हो सकता है और बिलीव सिस्टम गलत हो जाए तो क्या हो सकता है। एक बार क्या होता है, एक जंगल में हाथी अपने बच्चे के साथ घूम रहा होता है। वहाँ पर सर्कस वाले कुछ लोग आते हैं और वो हाथी को, बच्चे को देखकर ये सोचते हैं कि इस बच्चे को हम हमारे सर्कस ले जाएंगे, और वो इसे बांध कर अपने सर्कस ले जाते हैं। ये छोटा सा बच्चा उनके साथ बंधा हुआ सर्कस चला जाता है और सर्कस में इसे एक खूंटी से बांध दिया जाता है। इसके पाँव में एक खूंटी बांध दी जाती है और रस्सी से टाइट बांध के इसको रख दिया जाता है। अब ये छोटा बच्चा, बहुत उछल कूद करने वाला, चंचल मन का, ये परेशान हो जाता है कि मुझे कहाँ बांध दिया। ये अपने पाँव को इधर खींचता है, उधर खींचता है। ये चाहता है कि बस ये रस्सी हट जाए और मैं खूब खेलूँ, अपनी माँ के पास चला जाऊँ। लेकिन बच्चा छोटा होता है, उस समय उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि इस रस्सी को वो तोड़ पाए। लेकिन बस उसने एक ठान रखा था कि मुझे तो इसको तोड़ना है। वो खूब मेहनत करता और पाँव को इधर खींचता, उधर खींचता। धीमे धीमे उस रस्सी की वजह से वहाँ पर उसको घाव होने लगा तो ब्लड आने लगा। वो और ताकत लगाता तो उस घाव के अंदर उसकी रस्सी टच होती और उसको बहुत भयानक दर्द होता। वो जैसे ही दर्द होता वो अपनी जो क्रियाएं थी उनको रोक देता। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर वापस ताकत लगाता और जैसे ही घाव पे टच होता उसको दर्द आता। और पिछले अनुभवों से उसने सीख लिया कि मैं अगर पाँव को आगे पीछे खींचूंगा तो मुझे बहुत तेज दर्द होगा। और उसने अपने मन में एक बिलीफ सिस्टम बनाया कि ये रस्सी मैं नहीं तोड़ सकता। और इसी बिलीफ सिस्टम के साथ वो धीमे 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 बड़ा होता चला गया और आज वो बहुत एक परिपक्व हाथी बन चुका है। लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। और आज वो एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ रहता है और वो रस्सी भी उसी के पाँव में बांध दी जाती है और वो हाथी कहीं नहीं जाता। उसे मालूम है कि ये रस्सी मैं नहीं तोड़ सकता। आपको क्या लगता है, क्या वो रस्सी नहीं तोड़ सकता? वो तोड़ सकता है, लेकिन सबसे पहले उस रस्सी को तोड़ने से भी पहले उसे अपना बिलीफ सिस्टम तोड़ना पड़ेगा। उसको अपने बिलीफ सिस्टम को फिर से जांचना पड़ेगा।
कि वो सही है या गलत। अगर उसने वो ट्राई कर लिया तो वो इस रस्सी को क्या, दुनिया की किसी भी रस्सी को तोड़ सकता है, उसमें इतनी ताकत मौजूद है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन में भी हमने बहुत सारी गलत धारणाएं और गलत बिलीफ सिस्टम हमने बना लिए, जिन बिलीफ सिस्टम के साथ हम आज भी जी रहे हैं और उसी की वजह से हम बीमार होते रहते हैं। जैसे एक बिलीफ सिस्टम पहले बन गया कि दूध शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वह आधा सत्य था, हमें पूरा सत्य मालूम ही नहीं था। जब साइंस ने बताया कि ये चीज़ शरीर के लिए हानिकारक भी है, तो हम अपने बिलीफ सिस्टम को आज बदल रहे हैं। किसी बिलीफ सिस्टम पहले बन गया कि शाम को खीरा ककड़ी नहीं खाते, लेकिन आज साइंस ने बताया कि आप सलाद को किसी भी वक्त खाया जा सकता है। ऐसे ही हम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। पुराने समय में हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन गया था, वर्तमान में ये बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करता है, बिना दवाइयों के हम स्वस्थ नहीं रह सकते। लेकिन देखिए, आज आप लोगों का बिलीफ सिस्टम बदल रहा है कि बिना दवाओं के भी स्वस्थ रहा जा सकता है, और उसके लिए हमें हमारा बिलीफ सिस्टम सही करना होगा। हमने ये देखना होगा कि बीमारियों के आने की वजह क्या है, हम वजहों को ही हटा देंगे और हम बिना दवा के भी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यही होती है बिलीफ सिस्टम की ताकत, और बिलीफ सिस्टम बनता है नॉलेज से, नियम से, सिद्धांत से। अगर आपके नियम सिद्धांत सही हैं तो आप बहुत अच्छा बिलीफ सिस्टम बना सकते हो। अब बिलीफ सिस्टम के क्रिएशन के प्रकार क्या क्या हैं, हम उन्हें देखेंगे। पहला है कंट्रोल्ड बिलीफ सिस्टम, जो कि नियम सिद्धांतों के साथ बनाया गया बिलीफ सिस्टम, जो आपके अपने कंट्रोल में या आपके अपने परिवार या गुरु के द्वारा सिखाई गई बातों से बना हो, जिसमें संस्कार हो, जिसमें नियम और सिद्धांत हो। ये एक कंट्रोल्ड बिलीफ सिस्टम होता है, जांचा परखा बिलीफ सिस्टम होता है। और ठीक इसका विपरीत अनकंट्रोल्ड बिलीफ सिस्टम होता है, जो बिलीफ सिस्टम बिना नियम सिद्धांत के बना हो, या जो बातें बिना जांच पड़ताल के जाने अनजाने सीख ली गई हों, वो आपका अनकंट्रोल्ड बिलीफ सिस्टम है। ऐसा बिलीफ सिस्टम हमेशा नकारात्मकता में रहता है, हमेशा बीमार रहता है, ये कभी सत्यता को नहीं जांच पाता, क्योंकि इसका अनकंट्रोल्ड बिलीफ सिस्टम है। किसी भी रूप में कैसे भी इसने बिलीफ सिस्टम बना लिया है, कहीं से भी कोई चीजें सर्च करी और अपने बिलीफ सिस्टम में डाल ली। मिथ बहुत पसंद होते हैं ऐसे लोगों को। तो हमें हमारा बिलीफ सिस्टम कौन सा बनाना है, कंट्रोल्ड बिलीफ सिस्टम बनाना है। और हम हमारे बिलीफ सिस्टम को कभी भी बदल सकते हैं। कंट्रोल्ड बिलीफ सिस्टम कब बनेगा, जब हमें नियम सिद्धांत पता होंगे। हर जगह नियम सिद्धांत लागू होते हैं। रेलवे के अपने नियम सिद्धांत हैं, हवा के अपने नियम सिद्धांत हैं, फिजिक्स के अपने नियम सिद्धांत हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य चिकित्सा के अपने नियम सिद्धांत हैं, और स्वास्थ्य सुरक्षा के अपने नियम सिद्धांत हैं। जीवन शैली के अपने नियम सिद्धांत हैं। नियम सिद्धांतों के बिना कुछ भी नहीं होता। जब नियम सिद्धांत लग जाते हैं तो वो कंट्रोल्ड हो जाता है, और जब नियम सिद्धांत हट जाते हैं तो वो अनकंट्रोल्ड बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो नियम सिद्धांत तो आपको समझना ही पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं बिना दवा के स्वस्थ रहें, हमारा माइंड परफेक्ट रहे, तो नियम सिद्धांत हमें जानना ही होंगे। सेल्फ मेड बिलीफ सिस्टम। सेल्फ मेड बिलीफ सिस्टम कौन सा होता है, जिसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसके खुद के अपना कुछ एम होता है, उसका कोई लक्ष्य होता है उसका जीवन में। वो अपने हर जगह पे अपने लक्ष्यों को निर्धारित करता है। उसके पारिवारिक लक्ष्य अलग हो सकते हैं, उसके अपने खुद के लक्ष्य अलग हो सकते हैं, सामाजिक स्तर के लक्ष्य अलग हो सकते हैं, और सारी जिम्मेदारियों को वो अच्छे से फॉलो करता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग गोललेस होते हैं, उनके जीवन में कोई गोल नहीं है। जिनके जीवन में कोई गोल नहीं होता, उनके लाइफ में कभी भी नियम सिद्धांत नहीं बंध पाते। पर जिनकी लाइफ में कोई नियम होते हैं, गोल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो अपने नियम और सिद्धांतों के साथ अपने गोल के पीछे पड़ जाते हैं और उस गोल को हासिल करके दिखाते हैं। उसके लिए उन्हें नियम सिद्धांत बांधने पड़ते हैं। वो सुबह से लगाकर शाम तक अपने नियम सिद्धांतों के अंदर रहते हैं। उनके पास समय ही नहीं होता। क्यों? उन्हें मालूम है कि वो लक्ष्य पे कैसे पहुंचेंगे, और लक्ष्य पे पहुंचने के लिए हमें अपने नियम और सिद्धांत बनाना पड़ते हैं, बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ता है। बिलीफ सिस्टम आप बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं।
सबसे पहले छोटे छोटे बिलीफ सिस्टम बनाना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले अपने आप को समझिए कि आप दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। आपका बिलीफ सिस्टम आपके लिए क्या है, आपका अंदर से जो बिलीफ सिस्टम आता है वो कैसा होना चाहिए। आप ऐसे बिलीफ सिस्टम बना सकते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि मेरी सोच हमेशा सकारात्मक होगी, ये बिलीफ सिस्टम के अंदर डाल दीजिए। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूंगा, मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचूंगा, मैं हमेशा अच्छा सोचूंगा, मैं अपने परिवार के प्रति सारे कर्तव्य पूरे करूंगा, मैं अपने जीवन में एक गोल बनाऊंगा और उसको पूरा करूंगा। ये बिलीफ सिस्टम है, हमें बनाना पड़ेगा। मैं सबकी हेल्प करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सबको खुश रखूंगा, मैं हमेशा सही निर्णय लूंगा, मैं सबका सम्मान करूंगा, मैं कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। ऐसे बनता है बिलीफ सिस्टम। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये बिलीफ सिस्टम के पार्ट्स हैं। जी हाँ, आप भी अपने बिलीफ सिस्टम को बनाएं कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपके अपने कर्तव्य क्या क्या हैं, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य क्या है, अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्य क्या है, अपने समाज के प्रति कर्तव्य क्या है। और जैसे ही आप अपने कर्तव्य डिसाइड कर लेते हैं तो आप अपने अंदर सारी चीज़ों को चेकमार्क बना लेते हैं कि मैं अपने लिए क्या व्यवहार रखूंगा, दूसरों के लिए मैं क्या व्यवहार रखूंगा, मेरी सोच कैसी होगी, मैं कैसे माइंडसेट का व्यक्ति हूं, क्या मैं पॉजिटिव माइंडसेट का हूं या मैं नेगेटिव माइंडसेट का हूं। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के होंगे तो आपकी संगति भी पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों के साथ ही बनेगी, और अगर आप खुद नेगेटिव माइंडसेट के हैं तो आपकी संगति नेगेटिव माइंडसेट के लोगों के साथ बन जाएगी। संगति का बहुत ज़्यादा असर आता है। तो विशेष तौर से ध्यान रखिए, जिस संगति के या जिस सोच और विचार के आप नहीं हैं वैसी संगति भी मत रखिए। एक गलत दोस्त आपकी सारी संगति को बिगाड़ देगा, आपके अंदर के सारे विचारों को बिगाड़ देगा। तो सही विचार रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए आपको अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम को बदलना पड़ेगा। निर्णय लीजिए आप कैसा बिलीफ सिस्टम रखेंगे, आपका व्यवहार लोगों के लिए कैसा होगा, आप अपनी पत्नी से किस तरीके से बात करेंगे, आप अपने बच्चों से किस तरीके से बात करेंगे, उनके लिए आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। जब ये सब कुछ आप अपने मन में डिसाइड कर लेते हैं तब आपका बनने लगता है एक व्यक्तित्व, और वो व्यक्तित्व छलकता है। अगर किसी का अनकंट्रोल्ड व्यक्तित्व है तो वो हर पल अलग तरीके का व्यवहार करेगा, कभी तो बहुत अच्छा व्यवहार करेगा, कभी बिगड़ा हुआ व्यवहार करेगा। कारण क्योंकि उसने अपने अंदर का व्यक्तित्व नहीं बनाया, अंदर का बिलीफ सिस्टम नहीं बनाया। बिलीफ सिस्टम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिलीफ सिस्टम के उदाहरण देखिए, जीवन स्तर पर बिलीफ सिस्टम, ब्रह्मचर्य जीवन बिलीफ सिस्टम भी बन सकता है आपका, गृहस्थ जीवन बिलीफ सिस्टम भी बन सकता है। ब्रह्मचर्य जीवन के अपने नियम सिद्धांत होते हैं और गृहस्थ जीवन के अपने नियम सिद्धांत होते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम है कि आपको गृहस्थ जीवन में रहना है या आपको ब्रह्मचर्य जीवन में जाना है। कुछ लोग होते हैं जो ब्रह्मचर्य जीवन को अपना लेते हैं, वो उनका बिलीफ सिस्टम है, उनकी विश्वास प्रणाली है, उनको उस वाले बिलीफ सिस्टम में, उस ब्रह्मचर्य जीवन में उनको बहुत अच्छा फील आता है। और कुछ लोगों को गृहस्थ जीवन अच्छा लगता है तो वो गृहस्थ जीवन को अपनाते हैं। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं और ब्रह्मचर्य जीवन के नियमों का पालन करेंगे तो आपका गृहस्थ जीवन बर्बाद हो जाएगा, और अगर आप ब्रह्मचर्य जीवन में हैं और गृहस्थ जीवन के बारे में सोचेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य जीवन कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ये निर्णय लेना पड़ता है कि आपका कौन सा बिलीफ सिस्टम है, आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है। सामाजिक स्तर पर बिलीफ सिस्टम, समाज में भी हमारा बिलीफ सिस्टम है। जैसे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इन सब में अपने अपने नियम और सिद्धांत हैं। हम उन नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हैं। हमें जो बिलीफ सिस्टम अच्छा लगता है हम उसी में रहते हैं। धनार्जन स्तर पर बिलीफ सिस्टम, ये भी दो प्रकार का है, एक है व्यापारिक और एक है कर्मचारी बिलीफ सिस्टम। व्यापारिक बिलीफ सिस्टम, जिस व्यक्ति को व्यापार करना बहुत अच्छा लगता है वो व्यापारिक बिलीफ सिस्टम का होता है, और किसी व्यक्ति को नौकरी करना बहुत पसंद है तो वो कर्मचारी वाला बिलीफ सिस्टम अपना सकता है। ये बिलीफ सिस्टम हम बनाते हैं।
हमें क्या अच्छा लगता है उस पर निर्भर करता है। अगर कोई सरकारी नौकरी वाला है, उसके घर परिवार में सभी सरकारी नौकरी वाले हैं, तो उसके घर का एनवायरनमेंट कैसा बन जाएगा? सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट जैसा, कि गवर्नमेंट नौकरी सबसे अच्छी होती है। तो वो बच्चे के अंदर भी वही वाली भावनाएं चली जाएंगी और उसका भी बिलीफ सिस्टम बन जाएगा कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब ही बहुत अच्छी होती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है गवर्नमेंट जॉब चलती रहती है। और गवर्नमेंट जॉब वाले को कभी भी बिजनेस अच्छा नहीं लगेगा। और कुछ होते हैं जिनको सरकारी नौकरी अच्छी लगती है, और किसी को व्यापार अच्छा लगता है। जिसको जो अच्छा लगता है वो उसका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। अच्छा लगना, अगर मैं व्यापारिक वर्ग को बोलूंगा कि तुम सरकारी नौकरी कर लो, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? उसका बिलीफ सिस्टम कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी काय में हूँ? व्यापार में हूँ। अगर मैं एक सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति को बोलूंगा ये सब छोड़ छाड़ के बिजनेस कर लो, वो बोलेगा नहीं, मुझे सरकारी नौकरी ही बहुत अच्छी लगती है, इससे सेफ कोई जगह नहीं। ये अपना अपना बिलीफ सिस्टम होता है। आपको अपना बिलीफ सिस्टम तय करना है कि आपको व्यापारिक वर्ग का बिलीफ सिस्टम बनाना है या कर्मचारी वर्ग का बिलीफ सिस्टम बनाना है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि वो नौकरी कर लें। और मैंने बहुत से ऐसे कर्मचारियों को देखा है जो कहीं नौकरी कर रहे हैं पर दिमाग में घूम रहा है व्यापार। तब क्या होगा? तब वो ना सही ढंग से नौकरी कर पाएंगे और ना ही व्यापारी वर्ग सही ढंग से अपना व्यापार कर पाएगा। उसको पहले ये निर्णय लेना पड़ेगा कि उसका बिलीफ सिस्टम कहाँ पे सही बैठता है, उसको कौन सी चीज में काम करना है। जिस तरीके से आपने अगर अपना सही बिलीफ सिस्टम बना लिया, तो आप उसी जगह पे बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। हर चीज का सृजन दो बार होता है, पहली बार मन में और दूसरी बार वास्तविकता में। आपको सबसे पहले मन में सोचना जरूरी है। अगर बिलीफ सिस्टम आपने नहीं बनाया कि आपको करना क्या है, आपकी विश्वास प्रणाली, आपको व्यापार करना बहुत अच्छा लगता है या नौकरी करना अच्छा लगता है, ये आपका अपना विश्वास है। तो पहले आपको अपने विश्वास पे कायम होना है कि मुझे किसी एक चीज को चुनना होगा। उसको पहले मन में बनाना होगा। जैसे आप मन में बना लोगे, आप उस चीज को हासिल कर लोगे। मन का आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन ऑफ माइंड, ये दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। आपने कभी सोचा है आप सबसे ज्यादा किससे बात करते हो? आप सबसे ज्यादा अपने आप से बात करते हो, खुद से। हम सबसे तो खुद से ही बात करते हैं। मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं वैसा कर लेता हूँ, चलो मैं खाना खा लेता हूँ, सुबह उठ के मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये हम मन ही मन अपने आप से बातें करते रहते हैं। अगर हम सकारात्मक माइंड सेट के हैं तो हमारा माइंड हमेशा हमें सकारात्मक ही सलाह देगा, सजेशन उसके हमेशा पॉजिटिव वाले होंगे। और अगर हम नेगेटिव माइंड सेट के हैं तो हमें हर जगह नेगेटिविटी नजर आएगी, हमारा माइंड भी हमें नेगेटिव ही देगा। वो खुद के अंदर भी नेगेटिविटी ढूंढेगा और सामने वाले के अंदर भी नेगेटिविटी ढूंढेगा। तो हमें सबसे पहले ये भी देखना है कि हम किस माइंडसेट के हैं। हम हमारा माइंडसेट कभी भी चेंज कर सकते हैं। सबसे अच्छा माइंडसेट होता है सकारात्मक माइंडसेट, जिसको जीवन में हर चीज सकारात्मक नजर आती है, पॉजिटिव नजर आती है। मन का क्या करें? सिर्फ कंट्रोल, सिर्फ डायरेक्शन या कंट्रोल्ड डायरेक्शन? मन को कंट्रोल करो, विचारों को नहीं। बहुत से लोग विचारों को कंट्रोल करने में लग गए हैं। विचारों को कंट्रोल नहीं किया जाता, मन को कंट्रोल किया जाता है। पर पहले समझना पड़ेगा कि विचार क्या होते हैं। विचार, अ लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन माइंड, आपके मन की एक भाषा है विचार। मानव मन में तर्क वितर्क करके सोचना या समझना विचार कहलाता है। तन की शक्ति है मन और मन की शक्ति है विचार। विचार क्या होता है? शब्दों का वो समूह जिनसे कोई भाव उत्पन्न होता है, उसको हम विचार कहते हैं। उससे कोई ना कोई अंदर एक इमोशन पैदा होगा, और इमोशन बहुत सारे हो सकते हैं। वो खुशी हो सकती है, प्यार हो सकता है, भय हो सकता है, क्रोध हो सकता है। किसी भी प्रकार का इमोशन बनेगा, और वो इमोशन बनेगा आपके विचार से। वो अच्छा हो सकता है, वो बुरा हो सकता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे ये दो शब्दों का एक समूह है, मुझे तुमसे। तो अभी कोई इमोशन नहीं आ रहा बाहर,
क्योंकि सिर्फ दो शब्द है, वो इमोशन बनाने के लिए तीसरा शब्द आना बहुत ज़रूरी है, और वो है मुझे तुमसे प्यार है। तो क्या आएगा? लव का इमोशन आ जाएगा। आपका शरीर कौन से हार्मोन बनाएगा? लव हार्मोन बनाएगा, क्योंकि माइंड को पता चलना चाहिए कि उसे कौन से हार्मोन बनाने हैं। ठीक उसी प्रकार मुझे तुमसे अभी कोई इमोशन नहीं बन पाएगा, लेकिन जैसे ही बोला नफरत है तो कौन सा इमोशन आ गया? एंगर, सैडनेस, ये इमोशंस होते हैं। तो आपका शरीर इमोशन से चलता है, और इमोशन बनते हैं विचारों से। जैसे विचार आएंगे वैसा ही इमोशन बनेगा। अगर पॉजिटिव विचार आएंगे तो पॉजिटिव इमोशन बनेगा, और नेगेटिव विचार आएंगे तो नेगेटिव विचारों की वजह से नेगेटिव इमोशन बनेगा। आपको अपने इमोशन को अगर कंट्रोल करना है तो विचारों को सही तरीके से नियम सिद्धांत के अंदर डाल के बात करना सीखना पड़ेगी। अगर आपने गलत विचारों का या गलत शब्दों का यूज किया तो शरीर के अंदर गलत हार्मोन रिलीज हो जाएंगे। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि पॉजिटिव बोलो, अच्छा बोलो। मन की भाषा है विचार, और शरीर की भाषा है इमोशन। मन जो है वो विचारों को समझ सकता है, लेकिन शरीर आपका विचारों को नहीं समझ सकता। शरीर समझता है इमोशन, और इमोशन से बनते हैं हॉर्मोन्स, है ना। आपके अंदर कोई भी विचार आता है, वो विचार आपके बिलीफ सिस्टम में जाता है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव माइंडसेट का है तो वो उसी हिसाब से इमोशन को क्रिएट करेगा। वो उस बिलीफ सिस्टम के अनुसार आपका एक इमोशन सिग्नल बनेगा, वो ब्रेन प्रोसेसर के अंदर जाएगा, वहाँ से कोई केमिकल, ब्रेन केमिकल में कन्वर्ट कर देगा उस इमोशन को, और वो केमिकल सिस्टम जो है वो आपके ऑर्गन के पास चले जाएंगे, और ऑर्गन उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे, और यहाँ से फीडबैक लूप जो है रिजल्ट के रूप में वही हार्मोन वापस देगा। खुशी तो चेहरा हमेशा आपका ऊंचा रहेगा, स्माइल आ जाएगी, और दुख तो दुख में स्माइल आएगी क्या? नहीं। वो जैसा आपका विचार होता है उसी विचार के अनुसार आपके इमोशन जनरेट हो जाते हैं। माइंडसेट, बॉडी वेलनेस, नेगेटिव इमोशन ही देते हैं रोगों को इनविटेशन। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के हैं और अपनी बीमारी के बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, उल्टा आप अपने आप को और बीमार कर लेंगे। तो नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना है। नेगेटिव इमोशन शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि शरीर को वास्तविकता और अवास्तविकता में अंतर नहीं मालूम। वो तो जैसा आप सोचते हो उसको सिर्फ रिएक्ट करना होता है। उदाहरण देखते हैं, आपको सिर्फ सोचना है। देखिए, मैं आपको विचार दूंगा, आपको वो विचार सिर्फ सोचना है। अगर सही ढंग से सोचे तो रिजल्ट आएंगे। आप सोचिए कि आपके हाथ में एक नींबू है, पीला पीला नींबू। आपने उस नींबू को चाकू से काटा, उसके 2 टुकड़े करे, फिर उसके 4 टुकड़े करे, फिर उसमें थोड़ा सा नमक लगाया, काला नमक लगाया, और छोटे वाले टुकड़े को मुंह में डाल के चबाया। खट्टा खट्टा नींबू आप चबा रहे हैं। आप सोचो कि आपने उस खट्टे नींबू को चबाया, उसके बाद आपने उसको रखा, आपको हरी केरी मिल गई। आपने केरी ली, उसको छीला, उसको काटा और काला नमक लगा के अब आप उसको खा रहे हैं। आप सोचिए कि उस केरी को, खट्टी खट्टी केरी को आप चबा चबा के खा रहे हैं। देखिए, मेरा कहना था और आपका सोचना था, और आपके मुंह ने लार बनाना चालू कर दी। करी या नहीं करी? अगर सही तरीके से सोचा तो 101% उसने लार बनाई होगी। क्यों? आपका मन जो है वो विचारों से चलता है, और विचारों की वजह से एक इमोशन बनता है, और इमोशन की वजह से आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है। तो अगर पॉजिटिव सोच लोगे तो पॉजिटिव सोच के अनुसार बॉडी के अंदर पॉजिटिव हार्मोन जनरेट होंगे, और नेगेटिव सोच रखोगे तो नेगेटिव हार्मोन जनरेट होंगे। अगर बीमारियों से बाहर निकलना है तो पॉजिटिव सोच रखो कि हाँ, इस बीमारी से मैं बाहर आ जाऊंगा, तो शरीर उसी बीमारी के अंदर आपको बाहर निकालने का रास्ता दिखा देगा। और नेगेटिव सोच रखोगे तो वो बीमारी के अंदर ही आपको रखेगा, बीमारी से कभी बाहर नहीं आने देगा।
देखिए क्या होते हैं इमोशंस। जब आपके अंदर आप अच्छा फील करते हो, आप लव फील करते हो, तो आपका जो बॉडी है वो किस तरीके के हार्मोन्स को रिलीज करता है, वो डोपामाइन को अप कर देता है और सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ा देता है, ऑक्सीटोसिन को फुल कर देता है। ये हार्मोन जब तीनों फुल हो जाते हैं तो ये लव हार्मोन कहलाते हैं। आपको उसमें सबसे अच्छा फील आता है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। प्यार वाली फीलिंग, एक माँ को अपने पैदा हुए बच्चे के लिए जो फीलिंग आती है वो वाली फीलिंग, प्रेम संबंध वाली फीलिंग, आपने कोई नई गाड़ी खरीदी है, वो आपको बहुत पसंद है, तो भी यही वाले हार्मोन्स आपके अप हो जाएंगे। फिर है हैप्पीनेस हार्मोन, इसमें सेरोटोनिन लेवल जो है ये बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ जाता है। फिर है नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, इसमें एंगर बढ़ जाता है। डिप्रेशन में क्या होगा, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा, सारे हार्मोन जो है वो कम हो जाएंगे। फिर है एंजाइटी के अंदर भी ये सारे हार्मोन कम हो जाते हैं, स्पेशली आपका सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है। ये आंतों से रिलेटेड है क्योंकि सबसे ज़्यादा सेरोटोनिन हार्मोन आपका इंटेस्टाइन के अंदर बनता है। गट फीलिंग यहीं से आती है, एंजाइटी आने लग जाती है। ऐसे व्यक्ति को जैसे ही कोई एंजाइटी वाली फीलिंग आती है उसको लूज मोशन लग जाते हैं। एग्जाम आई, लूज मोशन लग गए, कहीं बाहर जाना है, ट्रेन पे जाना है, बस में जाना है, लूज मोशन लग जाएंगे, एंजाइटी फीलिंग चालू हो जाएगी। मेनिया, पागलपन, सिर्फ डोपामाइन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो जैसा आप सोचते हो ना, उसी प्रकार से आपका शरीर जो है वो हॉर्मोन्स को अप एंड डाउन करता है। अगर नेगेटिव माहौल में आप सोचोगे कि मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तो क्या होगा, आपका शरीर जो है वो पॉजिटिव हार्मोन को अप कर देगा। और अगर आप एक बहुत अच्छी शादी में हैं, वहाँ बहुत खुशी नुमा वाला माहौल है और आप वहाँ सोचने बैठ गए मेरी शादी तो हो ही नहीं रही है, तो क्या होगा, उस इतने अच्छे माहौल में, खुशनुमा माहौल में भी आपको ये सारे हार्मोन जो हैं वो डाउन चले जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कौन से हार्मोन कब बनते हैं। इन हार्मोनों को हैक किया जा सकता है और वो है मन के द्वारा, बिलीफ सिस्टम के द्वारा। अगर आप बिलीव कर लोगे कि नहीं मैं खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपके सारे हार्मोन अप होंगे। और अगर आपने बिलीव कर लिया कि कोई खुशी नहीं है इस दुनिया में, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपको क्या करना होगा, बिलीव सिस्टम को कंठस्थ बनाना होगा। कंट्रोल्ड डायरेक्शन देना सीखो माइंड को, और कंट्रोल डायरेक्शन देना सीखना है तो वेलोपैथी के ये माइंड डायमेंशन को बहुत अच्छे से सीखिए। मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं समझा पाऊँगा, ये सब कुछ लिखित में है, किताब के अंदर है, एक के बाद एक पूरे चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें, सारी चीज़ डिटेल के अंदर है उसमें। आपके इमोशन का आपके स्वास्थ्य से सीधा संबंध होता है। अगर आपके इमोशन सही हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा, और इमोशन आपने ख़राब कर लिए तो सारे हार्मोन बिगड़ जाएंगे। इसलिए अगर आपको हार्मोनल कोई डिजीज़ चल रही है तो सबसे पहले हैप्पी रहना चालू करो, खुश रहना चालू करो, अपनी बीमारी का समाधान निकालो, अपनी समस्या का समाधान निकालो, सारे हार्मोन जो है वो परफेक्टली फिट हो जाएंगे। क्योंकि जब नियम सिद्धांत हमें मालूम पड़ जाते हैं तो हमारी एंजाइटी चली जाती है। एंजाइटी कब आएगी, जब हमें नहीं मालूम होगा कि अब क्या होगा, लेकिन जब मालूम होगा कि अब ये होने वाला है तो उन चीज़ों को हम प्लान कर सकते हैं। और जब कोई चीज़ को हम प्लान कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारी रिस्क जो है वो कंट्रोल हो जाती है। और कैलकुलेटेड अगर कोई रिस्क लेते हैं तो सारे हार्मोन परफेक्ट रहते हैं, वो कभी बिगड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है या तो ऐसा होगा या वैसा होगा। दोनों ही तरफ में आपने आगे की प्लानिंग्स कर रखी है, इसलिए आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। विचार से जाने अनजाने होने वाले शारीरिक परिवर्तन। पुराने ज़माने में चिंता और डर क्या होती थी, पुराने ज़माने में चिंता, आज की चिंता की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने ज़माने में चिंता क्या होती थी। पुराने ज़माने में भोजन करने की चिंता या किसी के भोजन बन जाने का डर, बस यही चिंता थी, इसके अलावा कोई चिंता नहीं होती थी। हमें अपने गुफा से निकलना होता था भोजन ढूंढने के लिए, और उसी समय पे शेर भी निकला हुआ था अपने भोजन को ढूंढने के लिए। अब मान लीजिए हमने जो है शेर को देखा, तो क्या होगा, तुरंत बॉडी के अंदर एक चिंता और भय एक्टिवेट हो जाएगा, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाएगा, क्योंकि खतरा होने पर ये ऑन होता है, क्योंकि हमारी आंखों ने शेर को देखा है और शेर हमारे लिए खतरा है, वो हमें खा सकता है।
अब क्या होगा, शरीर तुरंत एक निर्णय लेगा कि यार चिंता जो है वो सामने आ रही है, एक अलार्म बज जाएगा। और अलार्म बजते से ही हमें क्या होगा, इस शेर से या तो लड़ना है या भागना है। फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट होते ही हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी है इसमें कार्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन ये बढ़ जाता है। और जैसे इसको स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, चिंता वाला हार्मोन, क्योंकि कोई चिंता आई है हमें इमीडिएटली इसको रिलीज़ करना होगा। जैसे ही ये रिलीज़ होता है हार्ट तेज़ी से पंप होने लगता है, सारी मसल्स टाइट हो जाती हैं और पूरी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज़ हो जाता है। क्यों? एनर्जी की ज़रूरत है, या तो इस शेर से लड़ना पड़ेगा या इस शेर से भागना पड़ेगा। दोनों ही परिस्थिति में हमें क्या चाहिए, बहुत सारी एनर्जी। और क्या होता है, हमें मालूम है कि शेर से भाग जाना ही ज़्यादा अच्छा है। हम भागते हैं और बहुत तेज़ भागते हैं और किसी पेड़ पे चढ़ जाते हैं। हमने भाग कर उस पूरी जो एनर्जी बॉडी में रिलीज़ हुई थी, ग्लूकोज रिलीज़ हुई थी, उसको पूरी तरीके से यूज़ कर लिया। और जैसे ही हम पेड़ पे चढ़ गए हमने देखा कि शेर अब हमारे पास नहीं आ सकता, वो वापस जा रहा है। धीमे धीमे 20 से 30 मिनट के अंदर हमारी पूरी बॉडी का जो हार्मोन लेवल है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। जब हमें लगता है अब बिल्कुल सब कुछ सुरक्षित है, तब जाके हमारी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है और पूरी बॉडी नॉर्मलाइज पे आ जाती है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि वो जो चिंता थी उसका हमने समाधान निकाल लिया। उससे ये चिंता ने हमें जीवन रक्षक का काम किया। ये जो चिंता आई थी इसने हमें अपने आप को बचा लिया। लेकिन आज के ज़माने में चिंताओं की कमी है क्या? पुराने ज़माने में तो ये एक चिंता थी, पर आज बहुत सारी अनगिनत चिंताएं हैं। कुछ विजिबल चिंताएं हैं, कुछ इनविजिबल चिंताएं हैं। हमारे पास चिंताओं की अब कमी ही नहीं है। घर में आओ तो पति की चिंता, पत्नी की चिंता, बच्चों की चिंता, बॉस की चिंता, एग्ज़ाम की चिंता, पड़ोसी की चिंता, ढेर सारी चिंताओं ने हमें घेर रखा है। चिंताएं बहुत सारी हैं, लेकिन शरीर का रिएक्शन आज भी पुराना वाला है, फाइट और फ्लाइट मोड का एक्टिवेट हो जाना। और जैसे ही फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है, शरीर देखता है कि चिंता है, तो क्या होगा, इमीडिएटली शरीर के अंदर कार्टिसोल लेवल अप हो जाएगा। कार्टिसोल लेवल अप होगा तो सारी मसल्स टाइट हो जाएंगी, पूरी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आंखें की पिपल्स फैल जाएंगी, पाचन तंत्र से सारा ब्लड जो है वो मसल्स की ओर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पाचन तंत्र जो भी काम कर रहा था उसको स्टॉप कर लिया जाएगा। और क्या होगा, क्योंकि उस समय तो हम भाग लेते थे, लेकिन आज क्या हम अपनी चिंताओं से भाग सकते हैं? हम भाग नहीं सकते। और उसका रिजल्ट में यह कन्वर्ट हो जाता है कि बीपी बढ़ जाता है और शुगर बढ़ जाती है, पूरी बॉडी में पेन बढ़ जाता है। कारण, क्योंकि हमने जो ग्लूकोज रिलीज करी हम उसका यूज ही नहीं कर पाए। और जब यूज नहीं कर पाए तो ये स्ट्रेस हार्मोन ने हमारे बीपी और शुगर को बढ़ा दिया। और जैसे ही डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से चेकअप कराया, डॉक्टर ने बोला काहे की चिंता है आपको, किस बात की चिंता कर रहे हो? तब हम सोचते हैं हमें तो किसी बात की कोई चिंता नहीं, घर में तो सब कुछ बढ़िया है। लेकिन हमें पता नहीं होता जो इनविजिबल चिंताओं ने हमें घेर रखा है, भविष्य की चिंता, ईएमआई की चिंता, बच्चों की चिंता, बहू की चिंता, ऐसी कई इनविजिबल चिंताओं ने हमें घेर रखा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल लेवल जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसको बैलेंस करने का अब सबसे अच्छा तरीका है ध्यान करना, मेडिटेशन करना, योग करना। इनके माध्यम से हम अपनी चिंताओं का समाधान निकाल सकते हैं। हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता, नज़रिया गलत होता है। तो अगर हम अपना नज़रिया बदल देंगे तो वो व्यक्ति हमें सही नज़र में दिखने लगेगा। कि हम अगर अपने आप को उसके नज़रिए से देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में हम भी वही रिएक्ट करते जो वो रिएक्ट कर रहा है। तो कोई व्यक्ति गलत नहीं है। जब हम पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति बन जाते हैं, हर जगह पॉजिटिविटी निकालने लग जाते हैं, तो ये सारे हार्मोन कभी निकलते ही नहीं हैं। और निकल भी जाते हैं तो बॉडी बहुत जल्दी उसको कंट्रोल कर लेती है। और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें अपने बिलीव सिस्टम को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तनाव के प्रकार,
देखिए, तनाव के दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक तनाव ऐसा तनाव होता है जो हमें किसी विशेष कंडीशन में बहुत अच्छा आउटपुट देता है, जैसे एग्जाम के समय पे टाइम का तनाव। ये हमें कम से कम समय में हमारे ब्रेन से बहुत अच्छा आउटपुट निकालने में मदद करता है। और एक तनाव होता है अब क्या होगा, डर, चिंता। तो ये वाला नकारात्मक वाला तनाव कहलाएगा। एग्जाम में कुछ अलग आ गया, अब क्या करूंगा। अगर आपने सही तरीके से तैयारी कर रखी है तो आपको ये तनाव आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं करी है तब यही तनाव आपके लिए नकारात्मकता का फील कराएगा। तो ये तनाव के प्रकार होते हैं। आपको तनाव को बहुत अच्छे से समझना है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और कंट्रोल एक ही चीज से होगा, नियम और सिद्धांत। सभी चीजों में नियम और सिद्धांत लगते हैं। बिना नियम सिद्धांत के आप अपने तनाव को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपको स्ट्रेस किस वजह से आया। क्या वो वजह आपके कंट्रोल में है या वो वजह आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर वो वजह आपके कंट्रोल में है तो प्लीज उसका मैनेजमेंट कीजिए। और वो वजह अगर आपके कंट्रोल में है ही नहीं तो चिंता करने वाली बात ही नहीं, अपने आप को ही चेंज करना है। क्योंकि वो जो वजह है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अपने मन को कंट्रोल कर लीजिए। जैसे आप अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे तो आप अपने तनाव से बाहर आ जाएंगे। नकारात्मकता हमारी सेहत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। नकारात्मक विचार हमें बीमार होने में बहुत ज्यादा अंदर घुसा देगी और कभी भी बीमारी से बाहर नहीं आने देगी। और सकारात्मक विचार, हम किसी भी प्रकार की बीमारी में हो हम वहां से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव थॉट की बहुत एक अलग ही महिमा होती है। आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ ही आगे बढ़ना है। अगर आपको कोई बीमारी है तो मन में थॉट बना के रखो कि मैं इस बीमारी से बाहर आ जाऊंगा। सबसे पहले इस बीमारी की जड़ को ढूंढता हूं और जड़ को ही हटा देता हूं। जड़ को हटा दूंगा तो मेरी बीमारी धीमे धीमे अपने आप हट जाएंगी। मुझे नियम और सिद्धांतों को मुझे बांधना पड़ेगा, मुझे ट्राइप एंड बैलेंस को समझना पड़ेगा। और इसी तरीके से आप किसी भी प्रकार के तनाव या बीमारी में हो आप बाहर आ जाओगे। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा उनसे बाहर आने के लिए। क्या वेलोपैथी शो के बारे में आप जानते हैं? वेलोपैथी शो एक ऐसा शो है जहां पर आपको आपकी सारी बीमारी की पूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। जानकारी जैसे बीमारी के लक्षण क्या हैं, आपकी बीमारी कौन से डायमेंशन से आ रही है, क्या वो फूड डायमेंशन से आ रही है, पोस्चर डायमेंशन से आ रही है या माइंड डायमेंशन से आ रही है, आखिर आपकी बीमारी का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, क्या एलोपैथी में इलाज कराना चाहिए या आयुर्वेद में जाएं या होम्योपैथी में जाएं या प्राकृतिक चिकित्सा कराएं या फिर फिजियोथेरेपी कराएं। ये सारी जानकारी आपको आपके उस शो के अंदर मिल जाएगी। लाक्षणिक चिकित्सा कैसे हो सकती है, जड़ चिकित्सा कैसे हो सकती है, आखिर आपकी बीमारी को हम जड़ से कैसे हटाएंगे, इसकी पूरी जानकारी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपके पास जो भी बीमारी है उसका पूरा एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पर हमें भेजें, है ना। आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। जहां तक है जिसके वीडियोस ज़्यादा आएंगे उस वीडियो का पूरा हम एक टॉक टू वेलोपैथी शो बनाएंगे और उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और वहां से आप वो सारी जानकारी बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें। अभी तक आपने हमारी वेलोपैथी की ऑडियो बुक अगर नहीं सुनी है तो जाइए प्लीज़ ऑडियो बुक को जरूर सुने, उसमें और ज़्यादा जानकारी है और ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप हमारी वेलोपैथी की ई बुक चाहते हैं तो अमेजोन पर जाएं, अमेजोन से हमारी वेलोपैथी की ई बुक को डाउनलोड कर लें और वहां सर आप अपने मोबाइल पर ही पूरी वेलोपैथी की किताब को हासिल कर सकते हैं। आज ही वेलोपैथी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास वेलोपैथी टॉक टू वेलोपैथी शो का जो पहला संस्करण है वो सबसे पहले आपके पास आए। जो भी वीडियोस बने वो सबसे पहले आपको मिल जाए। आज ही ये सारे वीडियोस अपने माता पिता को जरूर शेयर करें क्योंकि वो नुस्खे ढूंढ रहे हैं। उन्हें बताएं कि नुस्खों की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बीमारी को सुरक्षा से भी सही कर सकते हैं। प्रोटेक्शन सीखने का उन्हें बताएं। आप जितना उन्हें प्रोटेक्शन सिखाएंगे वो उतनी जल्दी ठीक होते चले जाएंगे। चिकित्सा भी ज़रूरी है लेकिन सुरक्षा भी ज़रूरी है। आप दोनों एक साथ अप्लाई करें और अपनी बीमारियों को जड़ से हटाएं। चलिए वापस अपने चलते हैं चैप्टर की ओर।
तो फिर हमने एक चीज़ यहाँ पे देखी कि मन में कभी ना खत्म होने वाली शक्तियाँ हैं, इन्हें रोका नहीं जा सकता, इन्हें तो केवल दिशा निर्देश दिया जा सकता है। और दिशा निर्देश देने के लिए हमें अपने बिलीफ सिस्टम को सही करना पड़ेगा, विचारधारा को बदलना पड़ेगा, उसको नियम सिद्धांत में बांधना पड़ेगा और सबकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ेगा। वो सबकॉन्शियस माइंड में कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार सही सोच बनाने की प्रैक्टिस, पॉजिटिव थॉट लाने की प्रैक्टिस, नकारात्मकता नहीं लाने की प्रैक्टिस। मैं हर जगह पॉजिटिव सोचूंगा, मैं अपने जो सारी जिम्मेदारियां हैं मैं उसे अच्छे से निभाऊंगा। ऐसी कई सारी चीज़ों को जब हम सोचते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं, तो हमारा बिलीफ सिस्टम बनने लगता है। आपको अपना बिलीफ सिस्टम बनाना हो तो अपने लिए आप क्या नियम सिद्धांत बनाना चाहते हैं, एक डायरी बनाइए और उसमें लिख दीजिए और बार बार उसका रिवीजन कीजिए और जो लिखा है वैसा ही व्यवहार कीजिए। आपने लिख दिया कि मैं गरीबों की सेवा करूंगा, लेकिन गरीबों की सेवा करने घर से बाहर निकले ही नहीं। सेवा बहुत तरीके से हो सकती है। आप 2 रोटी बनाकर किसी भी एक भूखे व्यक्ति को जाके दे सकते हैं, ये भी एक सेवा है। घर में माँ बाप को हाथ पांव दबाना, ये भी एक सेवा है। उनके पास बैठ जाना, ये उन्हें बहुत अच्छा फील कराएगा। तो ऐसे सारी जिम्मेदारियों को और सारे नियम सिद्धांतों को अपने लिए, आपके अपने मन के नियम और सिद्धांत आप कैसे बनाना चाहते हैं वो बनाइए, वो डायरी में लिखिए, ताकि मन को समझ में आ जाए, ब्रेन को भी समझ में आ जाए कि मुझे इन नियम और सिद्धांतों का पालन करना है। एक नियम संयम वाली जीवन शैली हमें बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। शरीर हमेशा कंट्रोल में रहेगा और आपका व्यक्तित्व भी निखर कर बाहर आएगा। जिसने जाना वेलोपैथी मनोविज्ञान, उसे है स्वास्थ्य सुरक्षा का संपूर्ण ज्ञान। आपने अगर वेलोपैथी का मनोविज्ञान अच्छे से समझ लिया तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी से किसी भी पेशेंट को बाहर निकाल दोगे, क्योंकि आपको मालूम है वो बीमारी में किस वजह से है। क्या फूड है या पोस्चर है या माइंड है? फूड है तो फूड को ठीक करो, पोस्चर है तो पोस्चर को ठीक करो, और माइंड है तो माइंड को ठीक करो। माइंड को ठीक करने के लिए एक ही चीज है, वो है काउंसलिंग। और काउंसलिंग में होती है सत्यता से पूरा दिखाया जाता है, समझाया जाता है, उसको समझाना होता है, उसको सिक्के का दूसरा पहलू दिखाना होता है, उसका नज़रिया बदलवाना होता है। जब उसको वही प्रॉब्लम किसी दूसरे के नज़रिए से दिखाते हो तो वो बीमारी उसको अलग नज़रिए से दिखती है और वो बीमारी उसको अलग नज़र आती है। मेरे यहाँ पे जितने भी पेशेंट आते हैं उनकी काउंसलिंग्स होती हैं और काउंसलिंग के द्वारा वो सारी चीज़ें सीखते हैं, वो समझते हैं। मैं उनकी बीमारियों की भी काउंसलिंग करता हूँ और उसमें बताता यही नियम और सिद्धांत हूँ। सारे पोस्चर के नियम, पूरी वेलोपैथी उन्हें सिखाता हूँ, जिससे उनके माइंड में एक एक चीज़ों का बिलीफ सिस्टम बनने लगता है। और जैसे जैसे सही बिलीफ सिस्टम बनता है, पुराना बिलीफ सिस्टम हटता है, वो बीमारियों से बाहर आने लगते हैं। अगर वो गुस्सेल प्रवृत्ति के भी होते हैं तो जब माइंड डायमेंशन उन्हें सिखाता हूँ, उनके बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करवाता हूँ कि नहीं, हमें गुस्सा नहीं करना है, जो व्यक्ति बोल रहा है वो अपने जगह पे सही है और आप अपनी जगह पे सही हो। दुनिया में कोई व्यक्ति गलत नहीं है, वो सिचुएशन गलत हो सकती है, व्यक्ति गलत नहीं हो सकता। तो धीमे धीमे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बदलने लगता है। 90 दिन का समय लगता है इसके अंदर। जब सारी चीज़ों को आप सही तरीके से सीख जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अब एक क्विक रिकैप ले लेते हैं माइंड डायमेंशन का। हमने क्या क्या यहाँ पे देखा? हमने मन के नियम को समझा, हमने बिलीफ सिस्टम को देखा, हमने इमोशन को जाना, हमने विचारों को जाना। हमें ये चीज़ समझ में आई कि हमें विचारों को कंट्रोल नहीं करना है, मन को कंट्रोल करना है। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमने इस माइंड डायमेंशन में सीखी। और माइंड डायमेंशन को आप रिकैप लेते रहें। पूरी किताब में इसका बहुत अच्छे से डिटेल दिया गया है, उस डिटेल को अच्छे से देखें, समझें और याद करें। कहीं भी कोई आपको दिक्कत आती है तो आप हमें लिखें, हमें भेजें, हमें बताएं। हम आपको उसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो फिर से एक और बना के भेजेंगे। बिलीफ सिस्टम, हमने यहाँ देखा कि बहुत सारे लोगों का एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि बिना दवा के हम स्वस्थ नहीं रह सकते, लेकिन वेलोपैथी के माध्यम से हमने ये जाना कि हम बिना दवा के भी स्वस्थ होकर दिखा सकते हैं।
हमें एलोपैथी को सीखना होगा, सिखाना होगा, दूसरों को बताना होगा कि भैया बिना दवा के भी आप स्वस्थ रह सकते हो। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रतिदिन की गई एक छोटी सी गलती एक दिन बड़ी बीमारी को जन्म दे देगी। तो आपको छोटी छोटी गलतियों से बचना होगा। फाइंड योर माइक्रो मिस्टेक। अगर छोटी छोटी गलतियों को आपने नज़रअंदाज किया तो भविष्य में बड़ी बीमारी के लिए बिल्कुल आप दरवाजे खोल के बैठेगा कि वो आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। पर अगर आपने छोटी छोटी गलतियों को दोहराया नहीं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। एलोपैथी सीखिए, सिखाइए, स्वस्थ रहकर दिखाइए। अब हम मिलेंगे अपने अगले नियम और सिद्धांतों के अंदर। अभी हमने पढ़ लिया है पूरा ट्राइपेन बैलेंस, और अब आएंगे नियम और सिद्धांत। 4 नियम हैं और 10 सिद्धांत हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा के 4 नियम, 10 सिद्धांत, इनको हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो आप रिवीजन जारी रखिए, सारे नियम सिद्धांतों को अच्छे से पढ़िए और सारे लेक्चर्स को अच्छे से सुनिए। एलोपैथी सीखिए, सिखाइए, स्वस्थ रह के दिखाइए। नमस्कार।